Hello everyone, this is Assistant Professor B.S. Chima, and today we are going to discuss about soil testing and sampling methods. So you know everyone that our subject name is soil fertility and plant nutrition. Okay, so what are the importance of soil in agriculture? Today we will discuss about this. आप सब लोगों को पता है कि सॉइल जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में। सो वन बाय वन हम उसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे और उसकी सॉइल जो हेल्थ है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हमने प्रोडक्शन जो ज़्यादा लेनी है किसी भी क्रॉप की सॉइल से वो कैसे ले सकते हैं, आज की क्लास में वो पढ़ेंगे। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सॉइल टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग मेथड्स। व्हाट इज सॉइल? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सॉइल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी एग्रीकल्चर में। सो वी कैन डिफाइन अ सॉइल, इट इज अ मिक्सचर विच कंटेन्स मिनरल्स, organic matter and living organisms which create favorable conditions for the growing, for the germination, for the emergence of the any crop plant. सॉइल क्या है? ये एक बेस है किसी भी प्लांट को, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी जर्मिनेशन के लिए ये एक बेस है। तो इस बेस को हमें, जब तक हम इस बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, जब तक हेल्थ ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज द बेस। ओके, जब तक हम सॉइल के बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते तब तक प्रोडक्शन जो है ज्यादा नहीं ले सकते। वी कांट गेट इनफ प्रोडक्शन दैट वी कैन रेज our benefits, we can get enough income from that field. Okay, so next is types of soil, how many types, कितने टाइप्स की soil है, कैसे हम। फर्स्ट टाइप इज clay loam soil, clay soil. Second is sandy soil, and third one is silt soil. Clay soil, sandy soil and silt soil, but here you can see the loamy soil. Okay, but if we are talking about the particle size, then there are three types, but this is according to the fertility. जैसे soil की fertility कितनी है, ये कैसे arrange होती है soil, तो उस according इसको हम 4 parts में divide कर सकते हैं। ठीक है, but according to the particle size they are divided into 3 parts. Okay, next is function of soil. कौन कौन से functions होते हैं soil के, soil का क्या benefit, क्या है soil का। So it provide growth medium for the plant, ये growth medium provide करता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ को, किसी भी प्लांट की प्रोडक्शन को, ये एक मीडियम देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्ट्स एज मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ जो एटमोस्फेयर है उसकी मॉडिफिकेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं उनकी मॉडिफिकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फेयर। हमारी अर्थ का जो बायोस्फेयर है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट्स मींस ये उनके रहने के लिए, किसी भी कोई भी एनिमल्स हो गया, ह्यूमन, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, प्रोडक्ट क्रॉप हो गए, प्लांट्स हो गए, उनके लिए ये एक बहुत ही फेवरेबल हैबिटेट है। ठीक है, सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ सोयल, ये सारे सोयल के फंक्शन हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन जैसे किससे मिलकर बनी होती है सॉइल, सॉइल में क्या क्या होता है। सो इन सॉइल वी कैन डिवाइड द सॉइल इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर, नेक्स्ट इज मिनरल्स, थर्ड इज वाटर, एंड लास्ट वन इज एयर।
चार जो प्रोडक्ट से मिलकर सॉइल बनी होती है। पहला इसमें है ऑर्गेनिक मैटर जो कि 5% होता है। नेक्स्ट मिनरल्स, मिनरल्स जो होते हैं इसमें 45%, और वाटर होता है 25% एंड 25% एयर। सो इन चार प्रोडक्ट से मिलकर सॉइल जो है हमारी बनी होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनती कैसे है? हाउ soil is formed? There are three processes through which any soil is formed. First is mechanical weathering, next is chemical weathering, and third one is biological weathering. तीन प्रक्रियाओं से सॉइल जो है वो मिलकर बनी होती है, मैकेनिकल वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से और बायोलॉजिकल वेदरिंग से। केमिकल वेदरिंग, it is also called physical weathering, means जब ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ विंड, ड्यू टू द वाटर एंड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर, व्हेन एनी रॉक बिकम वेदर, जो कोई भी रॉक्स होती हैं वो तेज हवाओं से, जब बारिश की इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है उससे, या टेम्परेचर से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। रॉक्स जो होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और धीरे 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 ये क्रैक्स बढ़ते रहते हैं और जो रॉक्स हैं वो डिवाइड्स होती रहती हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। ओके, ये इट इज वेरी स्लोएस्ट प्रोसेस इट इज। इसको बहुत टाइम लगता है, किसी भी रॉक से सॉइल बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स टू मच टाइम। ओके, इट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लोएस्ट प्रोसेस। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है किसी भी रॉक से सॉइल बनना। नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग। आप लोगों को पता है कि सॉइल जो होती है वो रॉक से बनती है, लेकिन रॉक्स में कुछ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, क्योंकि रॉक्स में देयर आर नंबर ऑफ केमिकल्स आर वी कैन फाउंड फ्रॉम द रॉक्स। जो केमिकल्स मिलते हैं वो रॉक्स से मिलते हैं, ठीक है। तो रॉक्स में डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, तो कई बार इनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस रिएक्शन से भी रॉक्स जो हैं वो डिवाइड होती रहती हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। ओके, दिस वाज द सेकंड स्टेप टू फॉर्म सॉइल फ्रॉम द रॉक्स। एंड थर्ड इज biological weathering. You can see in the general life, you can see number of examples that very small plant is growing from any ball। जो दीवारों में से कई बार छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स आप देख सकते हो रोजमर्रा की जिंदगी में कि जो प्लांट्स जो हैं वो दीवारों में उगने स्टार्ट हो जाते हैं ना। जब तो ये स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत कम स्पेस चाहिए होती है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो उस दीवार में स्पेस डलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्रैक्स डलने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम एज इट इज होता है रॉक्स में। कोई भी प्लांट है जो जब वो रॉक्स में जर्मिनेट होता है तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे रॉक्स में क्रैक्स आते जाते हैं। ओके, तो जैसे जैसे क्रैक्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे जो सॉइल है वो डिवाइड होती रहती है, तो वैसे वैसे जो रॉक्स है वो डिवाइड होती रहती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। सो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। मींस वेदरिंग मींस ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स जो है उसका ब्रेक डाउन होता है तो इसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। थ्री इसके there are three methods. First one was mechanical, second one was chemical, and last is biological method. Next is introduction about soil. What is soil? Okay, as we all know that soil is the basic medium। ये एक बेसिक मीडियम है प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए प्लांट की। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, एज सून एज
the time is passing, we are not considering the health of soil. Health of soil को maintain रखना आजकल nowadays it is not very important. ये ऐसा सभी ऐसा समझते हैं कि जो हमें प्रोडक्शन जो है किसी भी क्रॉप का वो ज्यादा चाहिए, सॉइल की हेल्थ जो है उसको मेंटेन रहे ना रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं. लेकिन इट इज वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत बात है. क्योंकि अगर इफ वी विल नॉट टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ द सॉइल देन प्रोडक्शन विल डिक्रीज. एज सून एज वी हैव टू इंक्रीज द हेल्थ ऑफ द सॉइल. सॉइल की जो हेल्थ है वो अपनी हेल्थ जैसी है. जैसे अगर हम हेल्दी रहेंगे तो काम भी ज्यादा करेंगे, इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे, स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे. लेकिन अगर हम ये सोचने लग जाएं कि काम करते रहो बस, कुछ अपनी हेल्थ का ध्यान मत रखो, तो एटलीस्ट एट द लास्ट टाइम वी विल, हम क्या है, हम बीमार पड़ जाएंगे या कुछ भी, हम काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे. ठीक है, ऐसा ही सॉइल के साथ है. वी हैव टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ सॉइल. अब हेल्थ ऑफ सॉइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ वी आर डैमेजिंग, हाउ वी आर डिक्रीजिंग द हेल्थ ऑफ सॉइल. हेल्थ ऑफ सॉइल कैसे हम इफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ ऑफ सॉइल को. ठीक है, ड्यूरिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, due to increase in population and we was not have too much techniques. Okay, the production of the crop was very less, so that new technologies were developed at the time of green revolution. You know, everyone should know about the green revolution. At the world's level it was introduced in 1940s, but in India it was introduced during the time of 1960s. Dr. Norman Borlaug, who is called as the father of green revolution, but someone is asking that father of green revolution is Dr. M.S. Swaminathan. I know Dr. M.S. Swaminathan is the father of green revolution, of Indian green revolution. Okay, but the overall green revolution, the father of overall green revolution is Dr. Norman Borlaug. जो इंडिया में है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके फादर हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन. ठीक है, और जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई थी 1940s में. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई थी 1940s में. ओके, किसने स्टार्ट की थी? उसको स्टार्ट किया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने. और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी 1960s में. उसको किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन. बट उन्होंने अकेले नहीं किया था, ये उन्होंने विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. ही कॉल्ड हिम फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया टू इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक्स इन इंडिया. ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. ओके, गॉट इट. सो व्हाट वाज इन ग्रीन रेवोल्यूशन? दैट इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सम क्रॉप्स. ऐसा क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स की वो इंक्रीज कर गई? ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इट consist it there was number of techniques involved in the green revolution, like high yielding varieties, irrigation, managing irrigation infrastructure, modernization of management techniques का भी modernization हुआ. और जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड सीड, जो हाइब्रिड सीड्स हैं, ठीक है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, और सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए. और फर्स्ट टाइम ये सारा कुछ, ये सब कुछ सारी टेक्निक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई.
सिंथेटिक फर्टिलाइजर हो गए और पेस्टिसाइड, ठीक है। तो तब इनका यूज स्टार्ट हुआ 1960s में, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। ओके, सो द फर्स्ट क्रॉप एंड द फर्स्ट वैरायटी which was used, it was of rice। जो फर्स्ट वैरायटी यूज की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, ये राइस की थी, which is called as IR8, इंडियन राइस 8। ये जो वैरायटी है ये यूज की गई थी फर्स्ट टाइम। और जो स्टेट थी इंडिया के अंदर जो फाइंड आउट की गई थी, फाइनलाइज किया गया था जिस स्टेट को, वो स्टेट थी पंजाब। पंजाब के अंदर फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से जो प्रोडक्शन की गई। ओके, व्हाई दे हैव बीन चूज पंजाब स्टेट? उन्होंने पंजाब स्टेट को चूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे बाकी टेक्निक्स तो थी, लेकिन यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। दे कैन गेट इनफ इरिगेशन फैसिलिटीज at the states, that's why they have been choose Punjab state। okay, this was all about the green revolution। तो प्रोडक्शन कितनी चेंज हुई, प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई? सो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, द प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इंक्रीज अप टू 10 टाइम्स। जैसे अब प्रोडक्शन 1 टन है, ठीक है, तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन वाज रीच टू 10 टन्स, मींस 10 गुना प्रोडक्शन राइस की ज्यादा होगी, ठीक है। दिस वाज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ उसके सब कुछ ड्रॉबैक्स भी नजर आए। जो ड्रॉबैक्स हैं उसके नजर आए 2000 के बाद। द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्ट अपीयर आफ्टर 2000। क्या ड्रॉबैक्स जो थे? at that time, during the time of 1960 to 2000, farmers have been used a lot of fertilizers, lot of pesticides in the soil। उन्होंने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज किया। ओके, एज ए रिजल्ट द हेल्थ ऑफ सॉइल बिकम डिग्रेड। जो सॉइल की हेल्थ थी, जैसे अभी कितना आप लोग जैसे जितना ज्यादा केमिकल्स का यूज करोगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे, पेस्टिसाइड का यूज करोगे, तो सॉइल की जो हेल्थ है वो तो डिक्रीज होगी। तो 2000 के बाद सॉइल की हेल्थ इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गई, डिग्रेड ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस, सो दैट इट कैनॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल प्लांट विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो 2000 के बाद सॉइल की हेल्थ इतनी ज्यादा डिग्रेड हो गई कि वो प्रोडक्शन उसकी बहुत ज्यादा कम हो गई। अब हमें यूज करना ही पड़ेगा। ओके, अब हमें केमिकल्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो ये जो ड्रॉबैक्स थे ये स्टार्ट हुए अपीयर होने 2000 के बाद। ओके, आफ्टर दैट द गवर्नमेंट ट्राइज to get any other method through which we can get the enough production but without using too much chemicals, too much pesticides। कोई और इसका कोई दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं कि विदाउट यूज पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज कम करके हम लोग जो है प्रोडक्शन उतनी प्रोडक्शन ले सकें। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल अप टू येट। ये अभी तक इसका कोई भी और सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिला कि हम एकदम से जो केमिकल्स का यूज कम कर दें और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखें, ठीक है। लेकिन with the passage of time there are some technologies, there are some techniques through which we can get enough production but we can also maintain the health of soil। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ वैसे वैसे कई टेक्नोलॉजीज, कई टेक्निक्स डेवलप हुई जिसकी वजह से, जिनकी
हेल्प से हम इनफ प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा और सोयल की हेल्थ को भी हम मेंटेन रख सकते हैं। ओके, सो दीज टेक्निक्स आर जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्शन भी अपनी उतनी ले सकते हैं, प्रोडक्शन के साथ भी हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और सॉइल की हेल्थ भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, व्हाट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट? इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, you know very well the source of nitrogen is यूरिया एंड डीएपी। केमिकल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन अगर हमने अप्लाई करनी है तो हम लोग यूरिया अप्लाई करेंगे, डीएपी अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम लोग यूरिया और डीएपी अप्लाई करेंगे लेकिन बहुत कम डोज में। ओके, हमने यूरिया और डीएपी पे ध्यान नहीं देना, हमने उसको नाइट्रोजन देनी है। नाइट्रोजन देनी है वो भी इस तरीके से कि प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाए, सोइल को जो है वो नाइट्रोजन मिल जाए और सोइल की हेल्थ भी डिग्रेड ना हो, हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो जो नाइट्रोजन के ऐसे सोर्सेज फाइंड आउट करने हैं जो सोइल की हेल्थ, प्लांट की हेल्थ को तो मेंटेन रखे, ओके, लेकिन उसके कोई ड्रॉबैक्स भी ना हो। तो ऐसे सोर्सेज जो हैं एफवाइम हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर, है ना, यू नो, प्रोटेक्ट फ्रॉम द काउ डंग, ओके, द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनिमल्स। तो एफवाईएम इट इज ए गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, एफवाईएम अप्लाई कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, इट इज अगेन इट इज द वेरी richest with the richest manure of nitrogen। वर्मी कंपोस्ट हो गया, पोल्ट्री मैन्योर हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि हम लोग ग्रीन मैन्योर और लेग्यूमिनस क्रॉप्स रेज कर सकते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो पल्स क्रॉप होती हैं, ठीक है। पल्स क्रॉप की स्पेशलिटी, द स्पेशलिटी ऑफ पल्स क्रॉप इज दैट दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मींस वी हैव नॉट टू अप्लाई नाइट्रोजन एक्सटर्नली। उसमें जो है हमें एक्सटर्नली नाइट्रोजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती या बहुत कम जरूरत पड़ती है पल्स क्रॉप में, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। और आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। ये आउट ऑफ 100% इट कंसिस्ट मोर देन 78%, 78% से ज्यादा नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अप्लाई करने की एक्सटर्नली हमें जरूरत कम पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर क्रॉप। तो जो लेग्यूमिनस जो पल्स क्रॉप है उनको ग्रो करेंगे और अगर हम उसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब सॉइल में ऐसे ही उसको मिक्स कर देंगे, तो सॉइल विल बी रिच विद द नाइट्रोजन। तो जो सॉइल है वो नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की उसमें डोज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विदाउट एनी केमिकल। हमने यूरिया भी अप्लाई नहीं किया, हमने डीएपी भी अप्लाई नहीं किया, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर वी आर इंक्रीजिंग द हेल्थ ऑफ सॉइल। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ओके, सेकंड वाज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। जैसे वीड मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वैसे आप जनरली वीड्स को, किसी भी वीड को कैसे कंट्रोल करते हैं? कोई भी हर्बिसाइड डाल दिया, है ना, 2,4-D हो गया, पेंडिमेथलिन, कोई भी हर्बिसाइड अप्लाई कर देते हैं और वीड को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में हम लोग जो हैं वो अप्लाई
केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। फॉर एग्जांपल जो फ्लैरिस माइनर है, फ्लैरिस माइनर गुल्ली डंडा, फ्लैरिस माइनर, द अटैक ऑफ फ्लैरिस माइनर इन वीट इज वेरी सीवियर। उसका बहुत ज्यादा अटैक होता है वीट में, फ्लैरिस माइनर का, गुल्ली डंडे का, ठीक है। लेकिन इफ वी आर चेंजिंग द क्रॉप, if we are changing, replacing the wheat crop from barley, अगर हम wheat की जगह पे barley crop रेज करेंगे, then there will be no any attack of फ्लैरिस माइनर। तो फ्लैरिस माइनर का कोई भी अटैक नहीं नजर आएगा। तो इससे क्या हुआ कि फ्लैरिस माइनर भी कंट्रोल हो गया और हमने केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज नहीं किया। So it is one of the example of, there are number of examples under wheat management, under integrated weed management. So this was the one, ठीक है। So next is same as it is integrated pest management। तो पेस्ट अटैक भी कई बार हो जाते हैं, तो उसमें हमने ट्राई करना है कि कम से कम या बिल्कुल ही कम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करके हम जो है पेस्ट अटैक को कम करें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ soil and introduction of health of soil. Got it? So next is need of soil testing. This is again the first this is the first step of maintaining the health of the soil by doing soil testing. Why we do soil test? Soil is very important matter for the cultivation of any type of the crop. Okay, it supplies many nutrients required for the growth of the plant, the yield of the plant. So before cultivation, we have to do soil, we have to do the checking of these nutrients. Whatever the nutrients are required, we have to check that all the nutrients are present in the soil or not. Okay, soil जो टेस्ट है उसकी क्या जरूरत क्या पड़ती है? Can anyone tell? What is the need of soil testing? Soil test के लिए किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल। सो ये जो है न्यूट्रिएंट्स, ये रिक्वायर होते हैं किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस सॉइल टेस्ट में ये सब अगर हम पहले चेक करवा लेंगे, इफ वी आर फाइंड आउट बिफोर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, अगर हम ये सब पहले चेक करवा लिया कि नाइट्रोजन इतने परसेंट नाइट्रोजन इसमें है, तो देन वी विल अप्लाई द रिमेनिंग परसेंट। अगर हमने 50 kg नाइट्रोजन अप्लाई करनी है और हमने सॉइल टेस्ट में चेक करवाया कि इसमें 45 kg है, देन वी विल अप्लाई ओनली 5 kg। तो हम लोग 5 kg नाइट्रोजन ही अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ गेटिंग द टेस्ट ऑफ एनी सॉइल। सॉइल टेस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी क्रॉप हम उगा रहे हैं उसको कितनी न्यूट्रिएंट उसको कितने चाहिए और सॉइल में कितने हैं। ये अगर हमें ये रिपोर्ट हमें पहले हमारे पास है तो हम उतनी ही उसको उतने न्यूट्रिएंट हम उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द सॉइल टेस्ट। Okay, there are some more benefits like soil test increase plant growth by providing the best fertilizer recommendation। वही बात आ गई कि soil जो है उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करेगी अगर हम लोग इनफ क्वांटिटी में फर्टिलाइजर, इनफ क्वांटिटी में
न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड इज इट डायग्नोसिस वेदर देयर इज टू लिटिल और टू मच ऑफ ए न्यूट्रिएंट। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज्यादा होती है तो इट इज अगेन वेरी डेंजरस फॉर द प्लांट। जैसे यूरिया है, आप लोग देख लेना एक्सपेरिमेंट करके, अगर यूरिया आप ज्यादा अप्लाई करोगे एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी प्लांट, देन द प्लांट विल बी बर्न। जो प्लांट है वो जल सकता है। आप देख लेना अप्लाई करके घर पे। अगर सो सेम एज इट इज इन द फील्ड, इफ वी आर प्रोवाइडिंग more amount of any particular nutrient, then the crop will be damaged. Okay, so we have to provide enough material, enough fertilizer, enough nutrient for maintaining the health of soil and for getting the maximum production from that crop. तो हमने जो है उस अमाउंट में कोई भी न्यूट्रिएंट डालना है, कोई भी फर्टिलाइजर डालना है कि हमें सॉइल की हेल्थ भी मेंटेन रहे और प्रोडक्शन भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। ऐसा नहीं होता कि यूरिया ज्यादा डाल दो तो प्रोडक्शन ज्यादा आ जाएगी। इट इज नॉट राइट। ओके, देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सिटी साइट्स, यू कैन सी। ओके, जिसमें जो है ज्यादा यूरिया डालने से, ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, so whatever the fertilizer recommendations is recommended by any university, any institute of that particular area, you should apply same amount of that recommended fertilizer. Okay, got it. Next point is soil testing promotes environmental quality. जैसे it also contributes in the environment, pollution भी कम करता है। कैसे कम करता है कि सॉइल टेस्ट के बाद जैसे हम 5% 5 kg नाइट्रोजन की जरूरत है तो हम 5 kg अप्लाई करेंगे, ठीक है। वाई वी आर अप्लाइंग 50 kg? सो जैसे जितना कम फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे, एनवायरमेंट जो है उतना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन उतना डिक्रीज होगा, क्योंकि केमिकल विद द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स देयर इज द इंक्रीज इन पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जितनी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की आप लोग अप्लाई करोगे उतना जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कम फर्टिलाइजर अप्लाई करके हम लोग जो है अपने एनवायरमेंट पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट आल्सो सेव्स मनी। ये आप लोगों की मनी को भी सेव करता है, ठीक है। 50 kg नाइट्रोजन जो है उसका 10 टाइम्स हो गया। जब हमें 5 kg नाइट्रोजन से काम चल रहा है तो हम 50 kg अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा मनी का लॉस होगा, ठीक है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट टाइम बिफोर द sowing of any crop, next crop, you have to get soil test. Okay, got it. Next is time for soil sampling. अब आप पूछोगे कि soil test तो करना है सर, लेकिन कब करें? Okay, which was the best time for getting the soil test? Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज sowing कर ली और बाद में soil test करोगे, तो फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। आप लोगों ने फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर दिए, आप लोगों ने केमिकल्स भी अप्लाई कर दिए, और बाद में सॉइल टेस्ट करने का तो क्या फायदा, ठीक है। सो द बेस्ट सॉइल टाइम यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट सॉइल सैंपल मस्ट बी टेकन एट द राइट टाइम इन द राइट वे। ओके, कौन सा राइट टाइम कौन सा होता है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ टेकिंग द soil sample? So first is before planting anything in the field and after you take out the crop. First point जो है कि किसी भी क्रॉप की सोइंग से पहले और हार्वेस्टिंग के बाद जो बेस्ट सोइल टेस्ट का टाइम है, ठीक है,
वो सोइंग से पहले है और हार्वेस्टिंग के बाद है। ठीक है, 15 दिन सोइल से पहले और 15 दिन हार्वेस्टिंग के बाद आप लोग सॉइल सैंपल ले सकते हो और वहां लेबोरेटरी से उसका टेस्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट इज बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसे आज अपने सोइंग करनी है तो इसके 15 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले आप लोग क्या करोगे, अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप्लाई करने हैं जैसे FYM और वर्मी कंपोस्ट अप्लाई करना है तो आप 15 दिन पहले अप्लाई करते हो, 10 से 15 दिन पहले अप्लाई करते हो। ठीक है, तो सॉइल टेस्ट फिर कब करोगे? सॉइल टेस्ट आप फिर 20 से 25 दिन पहले करना पड़ेगा। अगर आप लोग if you are applying organic fertilizers then you have to apply 10 or 15 days before the sowing. If you are applying 10 to 15 days before the sowing of any crop these fertilizers, then you have to take the soil samples at least 10 days before the application of organic fertilizers. Okay, so sowing time से आपने 20 से 25 दिन 30 दिन पहले जो है सॉइल सैंपल लेना है और उसको टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेजना है। ओके, सो 3 months आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आपने कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट, FYM, पोल्ट्री मन्योर, अगर ये आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है फील्ड में तो उसके 3 month के बाद आप लोग सॉइल जो है सैंपल लेने के लिए यू कैन टेक द सॉइल सैंपल आफ्टर द 3 months। अगर अप्लाई कर दिया है तो आप लोग सॉइल सैंपल है उसके 3 month बाद लोगे। ठीक है, क्योंकि उसके रेजिडुअल इफेक्ट वहां पे रहेंगे। ठीक है, उसके रेजिडुअल इफेक्ट को कम होने के लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 months चाहिए। ठीक है, आफ्टर 3 months these organic fertilizer chemicals mix with the soil and they have no any residual effect. If we are talking about the nitrogen and chemical fertilizers, okay, तो 3 month के बाद आप लोग सॉइल सैंपल ले सकते हो और उसको चेक करवा सकते हो। ठीक है, डू नॉट टेक सॉइल सैंपल फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज जो है फील्ड में आपके, वहां से आपने सॉइल सैंपल नहीं लेना। फर्स्ट जो है वेयर कैटल ग्रेज, यहाँ कोई भी हरा चारा होता है एनिमल्स का, वहां से आप लोगों ने सॉइल सैंपल नहीं लेना। नेक्स्ट इज अंडर ए ट्री, जो भी ट्री होता है वहाँ आपके फील्ड में कोई ट्रीज हैं उनके नीचे से आपने सॉइल सैंपल नहीं लेना। नेक्स्ट इज गार्बेज एरिया, कोई भी वेस्ट मटेरियल जहाँ पे है फील्ड में, कहीं पे अगर वेस्ट मटेरियल है तो वहां से आपने जो सॉइल सैंपल है वो नहीं लेना। नेक्स्ट इज प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर कौन सा फॉलो करोगे, कैसे आप लोग सॉइल सैंपल ले सकते हो। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सॉइल सैंपलिंग। द फर्स्ट स्टेप अंडर द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उसका फर्स्ट जो पॉइंट है फॉर सॉइल टेस्टिंग, सॉइल इज टेकन फ्रॉम 15 डिफरेंट प्लेसेस। अगर आपका फील्ड है तो आप सॉइल सैंपल, कितने सॉइल सैंपल लोगे? 15 सॉइल सैंपल यू हैव टू बी टेकन फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। आपके फील्ड में से अलग अलग जगह में से आप लोगों ने 15 जो सैंपल है सॉइल सैंपल वो लेने हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज डिग ए वी शेप पिट इन द ग्राउंड विच इज 15 सेंटीमीटर डीप। आपने एक वी शेप कट लगाना है ग्राउंड में। ठीक है, इसकी डेप्थ जो होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पे आपने वी शेप जो है कट लगाना है और वी शेप कट के एक साइड से, फ्रॉम द वन साइड ऑफ दिस वी शेप कट यू हैव टू टेक द सॉइल। एक साइड से आप लोगों ने जो है सॉइल सैंपल लेना है वी शेप कट में से, उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, फॉलो द सेम प्रोसीजर टू टेक सैंपल्स फ्रॉम 15 डिफरेंट प्लेसेस। ये आप लोगों ने
फॉलो करना है 15 टाइम्स। आप लोगों ने 15 टाइम्स जो है इसको फॉलो करना है, ठीक है। मीन्स आपने 15 जगह से ये सैंपल लेना है, और जो थिकनेस होनी चाहिए सैंपल की, ठीक है। तो आप लोग थिकनेस मीन्स जो चौड़ाई होनी चाहिए सैंपल की, यू कैन यूज एनी स्पेड, आप लोग कसिया वगैरह यूज कर सकते हो। तो उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज क्लीन द सैंपल बाय रिमूविंग एनी गार्बेज इफ प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी गार्बेज उसमें है, तो आप लोगों ने पहले उसको क्लीन करना है। फिफ्थ इज मिक्स all the samples very well. Okay, make 4 equal parts of mixed samples, then mix 2 diagonally opposite parts. आप लोगों ने the main thing is that you have to make it mix very well. आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, ठीक है। जितना इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी उतना जो रिपोर्ट्स हैं उतनी ज्यादा करेक्ट आएंगी, ठीक है। सो फॉर गेटिंग द करेक्ट, फॉर गेटिंग द report equal report, you have to mix all the samples very well. Okay, sixth step is the final step. You have to take 0.5 kg of the sample, जो आफ्टर मिक्सिंग आप लोगों ने 15 सैंपल जो सारे इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो फाइनल स्टेप जो है, आपने सारे सैंपल को मिक्स करके आपने 0.5 kg फाइनल सैंपल ले लेना है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। और उसको सॉइल टेस्ट के लिए भेजना है 0.5 kg को, ठीक है। ओके, so this was all about the procedure of the soil sampling, that how you can make the procedure, how you can follow the procedure one by one. I have given the 6 points. Okay, you can get it from there. नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ सॉइल। अब आप लोग पूछो कि कहाँ से सैंपल कहाँ से ले। 15 पॉइंट्स तो आपने बता दिए, लेकिन 15 पॉइंट्स हाउ वी कैन गेट इट फ्रॉम द फील्ड, कैसे। तो यू कैन सी द येलो सर्कल्स। ओके, दिस इज आवर फील्ड। ओके, यू कैन सी द येलो सर्कल्स, these from these areas you have to take the soil sample। ये जो आपके येलो एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आपने जो है सॉइल सैंपल को लेना है। ये एक साथ बिल्कुल ही नहीं है, यू कैन चेक कि ये कुछ डिस्टेंस पे है ना। ओके, सो यू हैव टू टेक सॉइल सैंपल्स एट सम डिस्टेंस। अगर साथ साथ में 50 सैंपल अगर साथ साथ में ले लोगे, तो जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है आपकी सॉइल टेस्ट की, वो नहीं, यू कांट गेट एग्जैक्ट रिपोर्ट, बिकॉज जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ये विद इन 5 to 6 सेंटीमीटर वेरी करती है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कम है, लेकिन 5 सेंटीमीटर, 6, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वहां पे आपको नाइट्रोजन जो है वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। ओके, सो फॉर गेटिंग एग्जैक्ट रिजल्ट्स यू हैव टू टेक 15 सैंपल्स। जितने ज्यादा सैंपल होंगे उतने आपके जो रिजल्ट है वो अच्छे आएंगे। जितनी ज्यादा सैंपल्स की मिक्सिंग अच्छी होगी, वो जो आपके रिजल्ट है वो उतने ही ज्यादा करेक्ट होंगे, ठीक है। सो एटलीस्ट आपने 15 सैंपल्स जो है आपने लेने हैं, उसको मिक्स करना है, और उसके बाद सॉइल लेबोरेटरी के लिए आपने भेजना है, ठीक है। Okay, so this was the location of the soil sampling, that where you from get the result from, where you get the soil samples. Okay, next is shape of soil sampling. मैंने बताया था अभी कि वी शेप में आपने कट करना है, तो ये देख सकते हो, दिस इज द वी शेप कट। ओके, इसकी डेप्थ जो है वो है 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है, जो सोयल सैंपल की थिकनेस होनी चाहिए, यू कैन सी वन साइड ऑफ दिस वी शेप, दैट दिस इज शुड बी 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे आपने कट लगाना है सरफेस पे, और उसके बाद एक साइड से आपने, फ्रॉम वन साइड यू हैव टू टेक द सोयल सैंपल विद द थिकनेस ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट।
Next is objectives of soil sample. Soil sample objective, what will be the objectives of soil sample? जो soil sample आपने लिया है, उसकी रिजल्ट आपको मिला है, तो उसके क्या objectives क्या होंगे, benefits क्या होंगे? Okay, the main objective of soil testing is to know the content of nutrients. कौन से nutrients हो गए? There are 17 nutrients. Okay, we will discuss in the next lecture these about 17 nutrients, but the major nutrients are nitrogen, phosphorus and potassium. और क्या क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? pH of the soil, organic matter in the soil, organic carbon in the soil, okay, available in the soil. Okay, so balance amount of all these nutrients are very important for healthy growth of any crop. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका सॉइल टेस्ट का, टू गेट द अमाउंट availability of nutrients. There are some major nutrients, there are some minor nutrients, there are some macronutrients, there are some micronutrients. Okay, so to get the availability of that these nutrients you have to take the soil test. और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो? पीएच कर सकते हो, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ये सब आप सॉइल टेस्ट के बाद फाइंड आउट कर सकते हो। रिपोर्ट में देख सकते हो कि आपकी सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, पीएच कितना है। ठीक है, पीएच की जो रेंज होती है ये 1 से 14 होती है, पीएच ऑफ द सॉइल। अगर पीएच कम है तो आपकी सॉइल एसिडिक होगी, अगर पीएच ज्यादा है, 7 से अगर कम है तो सॉइल एसिडिक होगी, 7 से ज्यादा है तो सॉइल जो है आपकी अल्कलाइन होगी, बेसिक होगी। अगर पीएच जो है 7 है तो आपकी जो सॉइल है वो न्यूट्रल होगी। ओके, सो न्यूट्रल सॉइल जो है उस किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए वो सबसे अच्छी सॉइल है। ठीक है, क्योंकि सारी जो क्रॉप्स हैं वो एसिडिक सॉइल में नहीं होती, सारी जो क्रॉप्स हैं वो अल्कलाइन सॉइल में नहीं होती, लेकिन न्यूट्रल सॉइल में सारी क्रॉप्स जो हैं वो आप लोग ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक बार पता चल गया कि पीएच कम है, एसिडिक सॉइल है, तो आप उसको कई हमारे पास ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट है जिससे आप एसिडिटी जो है सॉइल की, एसिडिक अगर ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी को कम कर सकते हो। ठीक है, सो ये सब आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग टेस्ट करवाओगे। ठीक है, तो सॉइल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर sowing of any crop you have to take soil test. नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजर आर सजेस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जितनी ज्यादा जरूरत है, वट एवर द रिकमेंडेड डोज यू हैव टू फॉलो, वट एवर द नीड ऑफ अमाउंट, नीड ऑफ फर्टिलाइजर इन अमाउंट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू अप्लाई ओनली दैट नीड फर्टिलाइजर। जितनी जरूरत है टेस्ट के बाद, जितनी जरूरत है उस किसी भी क्रॉप को, तो आप लोग उतना प्रोवाइड करोगे, उतनी एप्लीकेशन उस फील्ड में उस क्रॉप को दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये आप लोग देख लेना, इफ अवेलेबल सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर वेरी लेस, इंक्रीज द डोज ऑफ फर्टिलाइजर बाय 50%। अगर जो है सॉइल इसमें दे रखा है कि अगर सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है तो आप अगर 100% न्यूट्रिएंट रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर डाल रहे हो, अगर कम है तो 50% ज्यादा कर दो, मीन्स 150% you have to apply RDF, you have to apply RDF means recommended dose of fertilizer. If available soil nutrients are low, increase the dose. अगर बहुत ज्यादा कम है तो 50% इंक्रीज कर दो, अगर कम है तो 25% इंक्रीज कर दो, अगर मीडियम है तो हमें चेंज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, सपोज करो कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोग जो भी RDF अप्लाई करने जा रहे हो, वट एवर द amount of recommended dose of fertilizer you are going to apply, then you have to decrease it by 50%.
Okay, so if the available nutrients are high, then you have to reduce the dose of fertilizer with 25%. So these were all about the objectives of soil testing. I hope you getting this very well. Okay, if you have any doubt, then we are providing a mail ID. You can put your query on there, and we will come to you with the answer. Okay, thank you everyone. This was all about the soil testing and sampling methods. If you have any query, I'm repeating myself that then we are providing uh, a mail ID, at that you can uh, put your query, and uh, we will get the your query, and after that we will provide you the answer. We will reach you with the answer. Okay, if you have any question, then I'm opening the chat section, then you can ask me here. Okay, we have 2-3 minutes left. If you have any query, then you can ask me. Most welcome. Sir, question answer section is already enabled for the queries regarding subject. Okay. Okay. No. In my last lecture, Q&A section. sir. Q&A section, sir, आपको स्क्रीन के नीचे देखने को मिल जाएगा. Q&A section. Okay. You can ask the questions about the subject related queries in that Q&A section. Share PDF class notes. Hello, sir. Exam कब है? Okay, sir. Mostly only one question is repeating again and again. So the PDF means I will share the link of this video. Okay, within 1 or 2 days in the group, you can get the whole lecture. Okay, so don't worry about the PDF. I will share within the group within 1 or 2 days. Okay, so don't worry, each and every PDF of every lecture you will get it. Soil test. There is one query that soil test कैसे करें. तो ये सब जो है आज का जो लेक्चर है वो सॉइल टेस्ट के बारे में ही था. ठीक है, 15 जो आपने मैंने आपको प्रोसीजर में 6 पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे कैसे करना है सॉइल टेस्ट. वी शेप कट लगाना है, पहले क्लीन करना है, बाद में वी शेप कट लगाना है, उसके बाद में आपने 2 to 3 15 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए वी शेप कट की, और 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस जो होनी चाहिए सॉइल टेस्ट की. उसके बाद ये जो प्रोसेस है रिपीट करना है 15 टाइम्स. आफ्टर दैट यू हैव टू मिक्स ऑल दी सैंपल्स. सारे सैंपल्स को आप लोगों ने मिक्स कर देना है, और उसके बाद 0.5 kg उसमें से फाइनल सैंपल लेके उसको सॉइल टेस्ट के लिए भेज देना है. ठीक है, ये सॉइल. So okay everyone, hope you get it all the information about soil testing and sampling method. Thank you very much.